हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम लोग। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का ये हमारा पहला लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य के पतन के समय स्वायत्त राज्य। और इसको हम दृष्टि आईएएस के क्लास नोट्स, यानी जो मैंने खुद क्लास में बैठ के बनाया हुआ है, उस नोट से आपको सारा लिखाने वाला हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवध को। और अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना का स्वप्न सबसे पहले जुल्फ़िकार खान ने देखा था। और 1722 में सादत अली खान ने अवध के स्वायत्त राज्य की नींव रखी। तो आपको याद रखना है कि 1722 में सादत अली खान ने अवध के स्वायत्त राज्य की नींव रखी। देखिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। और सादत अली खान को बुरहानुल मुल्क की भी उपाधि दी गई है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि अवध के स्वायत्त राज्य की नींव सादत अली खान ने 1722 में रखी थी। ठीक है, और आगे देखते हैं। और सादत अली खान आगरा में फ़ौजदार रह चुका है, फ़ौजदार यानी सूबेदार। और इसने आगरा नीलकंठ नागर को दे दिया। ठीक है, इसने आगरा नीलकंठ नागर को दे दिया था। और सैयद बंधुओं के विरोध में इसने मुहम्मद शाह, मुग़ल शासक हैं मुहम्मद शाह का साथ दिया। इसलिए इसे बनारस, जौनपुर, गाजीपुर और चुनार के क्षेत्र भी मिल गए। मुहम्मद शाह का साथ दिया था सैयद बंधुओं के विरोध में। तो मुहम्मद शाह के जीतने के बाद मुहम्मद शाह ने खुश होकर सादत अली खान को गाजीपुर, चुनार, बनारस, जौनपुर के क्षेत्र दे दिए थे। ठीक है, इसने ज़मींदारों का दमन किया और कृषकों पर उचित भू राजस्व लगाया। और इसने जागीरदारी प्रथा जारी रखी। तो हम पहले बात करेंगे, ज़मींदारों का दमन किया इसने। ज़मींदार का क्या करते थे कि कृषकों से अधिक लगान, भू राजस्व इकट्ठा करते थे। तो इसने ज़मींदारों का दमन करके कृषकों पर एक फिक्स, यानी कि एक कम से कम भू राजस्व लगाया। ठीक है, यानी ये अच्छा इंसान था, ऐसा बोल सकते हैं। और इसने जागीरदारी प्रथा जारी रखी। ठीक है, और 1739 में सादत अली खान की मौत पर इसका भतीजा या दामाद भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका भतीजा ही इसका दामाद था, सफदर जंग अवध का नवाब बना। पहले सादत अली खान 1722 में उसकी स्थापना किया था अवध की। और फिर 1739 में सफदर जंग अवध का नवाब बना 1754 तक। ठीक है, फिर सफदर जंग ने अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मुग़ल शहजादे अहमद शाह का साथ दिया। ठीक है, देखिए, अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध इसने अहमद शाह का साथ दिया था, जो कि मुग़ल शासक था। और बदले में उसे इलाहाबाद की सूबेदारी भी मिल गई। तो सफदर जंग को इलाहाबाद की सूबेदारी भी मिल गई। ठीक है, 1748 में सफदर जंग को मुग़ल सम्राट ने अपना वजीर बना लिया था। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने स्टार भी बना रखा है कि 1748 में सफदर जंग को मुग़ल सम्राट ने अपना वजीर बना लिया। तब से अवध के नवाब वज़ीर बन गए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि तब से अवध के नवाब वज़ीर बन गए। ठीक है, नवाब वज़ीर एक तरीके से पोस्ट हो गया या फिर अपने आप को कहने लगे। और ये तभी हुआ 1748 में। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। देखिए, 1753 में कुदसिया बेगम, हाफिज़ रहमत खां और वज़ीर इमाद ने मिलकर सफदर जंग को हटा दिया। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कुदसिया बेगम, हाफिज़ रहमत खां और वज़ीर इमाद। ये मुग़ल सम्राट का वज़ीर था। सफदर जंग को हटा दिया और अगले वर्ष इमाद ने मुग़ल सम्राट को जेल में डाल दिया। ठीक है, तो जिसका ये इमाद वज़ीर था मुहम्मद शाह, उसी को इसने जेल में डाल दिया। और सफदर जंग ने मराठों के साथ समझौता करके अहमद शाह अब्दाली, बंगस पठानों, रुहेलों और राजपूतों के विरुद्ध समझौता किया। ठीक है, और बदले में मराठों को 25,000 रुपये रोज़ और जाटों को 15,000 रुपये रोज़ देने का वादा किया। ठीक है, तो देखिए, ये बंगस पठानों, रुहेलों के खिलाफ़ अपने आप की सुरक्षा के लिए मराठों को दे रहा है पैसे। ठीक है, ताकि इसकी सुरक्षा हो सके। सफदर जंग ने अपने राज्य का सर्वोच्च पद नवाब राय नाम के एक हिंदू को दिया। ठीक है, सर्वोच्च पद नवाब राय नाम के एक हिंदू को दे दिया। उसने हिंदुओं और मुसलमानों को समानता के आधार पर नौकरियां बांटी, यानी वो हिंदुओं और मुसलमानों में कोई भी भेदभाव नहीं करता था। और उसने हिंदुओं और मुसलमानों में समानता के आधार पर नौकरियां बांटी। ठीक है, 1754 में शुजाउद्दौला गद्दी पर आया। देखिए, सफदर जंग के बाद शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना। और 1759 में इसने शाह आलम द्वितीय को लखनऊ में शरण दी। ठीक है, शुजा ही 1764 बक्सर के युद्ध में पराजित हुआ। अभी आगे हम लोग बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और एक और नवाब थे, इन दोनों ने मिलकर बक्सर का युद्ध लड़ा था अंग्रेज़ों के खिलाफ।
तभी हार गए थे और इनको इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी, ठीक है, 1765 में। और चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए मैं जो भी लिखा रहा हूँ आप लोग इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अख्तर मलिक सर द्वारा लिखाई गई नोट्स हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद 1772 में रुहेला सरदार हाफिज़ रहमत खान और शुजा-उद-दौला के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें मराठा आक्रमण से बचने के लिए 40 लाख रुपए रुहेले अवध को देते, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, 40 लाख रुपए रुहेले अवध को देते, लेकिन हाफिज़ रहमत खान ने बेईमानी कर दिया। उसने जब शुजा-उद-दौला ने युद्ध में पार्टिसिपेट किया तो युद्ध हुआ ही नहीं। तो हाफिज़ रहमत खान ने कहा कि जब युद्ध हुआ ही नहीं तो हम 40 लाख किस लिए दें। तो इसलिए विरोध हुआ और हाफिज़ रहमत खान को मार दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1774 मीरनपुर कटरा के युद्ध में हाफिज़ रहमत खान मारा गया। रुहेलखंड अवध में मिला लिया गया, ठीक है। 1801 में अंग्रेज़ों ने ले लिया रुहेलखंड को, ठीक है। देखिए आई थिंक आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो पॉज करके या फिर बैक करके भी थोड़ा एक बार और देख सकते हैं। और इसके बाद देखते हैं 1775 आसिफ-उद-दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ कर दी, ठीक है। इसने इमाम बाड़े का निर्माण मुहर्रम मनाने के लिए किया। यह अकाल के कारण बनाया गया था। देखिए बड़ा इमाम बाड़ा जो है वो आसिफ-उद-दौला ने बनाया था 1838 में 1775 में आसिफ-उद-दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ कर दी थी, और इसने बड़े इमाम बाड़े का निर्माण कराया था मुहर्रम मनाने के लिए, ठीक है। और यह अकाल के कारण बनाया गया था। और देखिए 1838 में छोटा इमाम बाड़ा बनाया था मोहम्मद अली शाह ने, ठीक है। 1838 में छोटा इमाम बाड़ा मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। और आसिफ-उद-दौला ने ही अवध में रूमी दरवाज़ा बनवाया था, जो ईंट और चूना पत्थर से बनाया गया था, ठीक है। देखिए रूमी दरवाज़ा बहुत ही फेमस है, ये लखनऊ में है। तब अवध था, अब लखनऊ में है ये रूमी दरवाज़ा, और ये ईंट और चूना पत्थर से बनाया गया है, ये पूछा जाता है, ठीक है। देखिए जो इंपॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट खुद ही कर रखा है, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और आप भी अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। और आसिफ-उद-दौला ने बनारस अंग्रेज़ों को बेच दिया। अंग्रेज़ों ने बनारस चैत सिंह को बेच दिया, ठीक है। देखिए बनारस किस तरह बेचा जा रहा है, तब इसकी इंपॉर्टेंस लोगों को शायद पता नहीं थी। और अब चलिए हम लोग दूसरा स्वायत्त राज्य देखेंगे, बंगाल, ठीक है। बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है अवध के बाद। तो बंगाल के स्वायत्त राज्य की स्थापना मुर्शीद कुली खां ने की थी, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, बंगाल के स्वायत्त राज्य की स्थापना मुर्शीद कुली खां ने की थी, ठीक है। और 1700 ईस्वी में उसे बंगाल का दीवान बनाया गया औरंगजेब द्वारा, ठीक है। औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया, और 1701 में उसे उड़ीसा दे दिया गया, 1704 में बिहार, और 1704 में ही मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद कर दी, ठीक है। देखिए मुर्शीद कुली खान के नाम पर ही मुर्शिदाबाद शहर का नाम रखा गया है। और 1704 में मुर्शीद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका, जो पहले बांग्लादेश भी इसी में इंक्लूड था बंगाल में, तो ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद कर दी थी राजधानी। इसने जागीरी भूमि को जब्त करके खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। जागीरी भूमि हम उसे कह सकते हैं, जैसे सेना में जो सैनिक रहते थे जब वो युद्ध में जाते थे तो उनको जागीरें दी जाती थी, ठीक है। कैश कम दिए जाते थे, उनको अधिकतर जागीरें ही दी जाती थी। तो उसको जब्त करा के इसने खालसा भूमि मतलब जैसे जो राजा थे उनके नियंत्रण में आ जाती थी वो भूमि, तो उसे खालसा भूमि कहते हैं। तो उसमें उसने परिवर्तित कर दिया, यानी भूमि को अपने नियंत्रण में कर लिया। और इसने खालसा भूमि का राजस्व 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। मतलब उसने इतना राजस्व इकट्ठा किया कि उसका राजस्व जो है वो 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। इसने इजारा प्रथा ठेका प्रणाली को बढ़ावा दिया, ठीक है। और इसने किसानों को तकावी ऋण, जिसको सौंदर्य भी कहते हैं, मतलब सब्सिडी सब लोग को पता होगा। इसने किसानों को तकावी ऋण सब्सिडी बांटे। मुर्शीद कुली खां की व्यवस्था के विरुद्ध सीताराम राय, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद, सुजात खां, नजात खां, ये देखिए पांचों नाम याद रखिएगा। ये यूपीपीसीएस और आईएएस और भी सारे एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स यानी ऑब्जेक्टिव पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं कि इनमें से किसने मुर्शीद कुली खां के व्यवस्था के विरुद्ध
विद्रोह किया था, ठीक है। तो इन्हीं चारों पाँचों में से नाम दे देते हैं। तो कौन कौन थे? सीताराम राय, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद, सुजात खां, नजात खां, ठीक है। तो इन पाँचों लोगों ने विद्रोह किया था और इस सभी के विद्रोह को दबाने के लिए उसने इनकी जिम्मेदारियां राम जीवन को सौंप दी। देखिए, जिन लोगों ने इनका विरोध किया, इसने मुर्शीद कुली खान ने इनकी जिम्मेदारियां राम जीवन को सौंप दी, ठीक है। मुर्शीद कुली खान के बाद शुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां गद्दी पर आए। देखिए ये क्रम है। शुजाउद्दीन आया 1727 से 39 तक, सरफराज खां आया 1739-40 तक, और उसके बाद अलीवर्दी खां आया 1740 से 56 तक, ठीक है। अलीवर्दी खां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका कार्यकाल थोड़ा ज़्यादा था, 1740 से 1756 तक, ठीक है, 16 साल। अलीवर्दी खां ने यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की तुलना मधुमक्खियों से की। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, पूछता है ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये अलीवर्दी खां का है। स्टेटमेंट क्या था? अलीवर्दी खां ने व्यापारियों की तुलना मधुमक्खियों से की, जिन्हें नहीं छेड़ा जाता तो शहद देती और छेड़ा जाता तो काट काट कर मार डालती, ठीक है। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। और उसके अनुसार इन व्यापारियों ने हमारे देश पर कब्जा करके हजारों पुरुषों स्त्रियों को गुलाम बना दिया है। मैं इन्हें बंगाल से बाहर निकाल दूंगा, किंतु समुद्र में आग लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए समुद्री जो सेना थी वो पुर्तगालियों, यानी बाहर से जो यात्री नहीं बोल सकते, बाहर से जो व्यापारी आए थे उनको समुद्र के बारे में बहुत सारा नॉलेज था। और हमारे भारत में तो समुद्र यात्रा को पाप माना जाता था एक तरीके से, ठीक है। इसीलिए समुद्र यात्रा नहीं की जाती थी और इसीलिए समुद्र में हमारी सेना तब ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थी यूरोपीय और अन्य कंपनियों के मुकाबले, ठीक है। और अलीवर्दी खां ने 1756 में अपने नाती सिराजुद्दौला को सत्ता सौंप दी, ठीक है। तो सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का नाती था और इसे 1756 में सत्ता मिली, ठीक है। सिराज के विरोध में, सिराज यानी सिराजुद्दौला के विरोध में उसकी मौसी घसीटी बेगम, उसका दीवान राजवल्लभ, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, सेठ अमीन चंद्र, मानिक चंद्र और जगत सेठ महताब चंद्र या फतेह चंद्र, दोनों अलग अलग हैं, दोनों जगत सेठ थे, ठीक है, ये शामिल हुए। तो देखिए सिराजुद्दौला के विरोध में इतने लोग शामिल हुए थे, यहाँ तक कि उसकी मौसी घसीटी बेगम, उसका दीवान राजवल्लभ, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, सेठ अमीन चंद्र, मानिक चंद्र और जगत सेठ महताब चंद्र, इतने लोग शामिल थे, ठीक है, उसके अपोजिट में। और आगे देखते हैं, अभी इसके बाद प्लासी का युद्ध भी होगा और इसके बाद हम पढ़ेंगे हैदराबाद। तो हैदराबाद दक्षिण में एक स्वतंत्र राज्य बनाने का सपना जुल्फ़िकार खान ने देखा था। देखिए जैसे अवध को बनाने का सपना जुल्फ़िकार खान ने देखा था, वैसे ही हैदराबाद को भी बनाने का सपना जुल्फ़िकार खान ने ही देखा था, ठीक है। लेकिन इससे पूरा किया चिनक्लिच खान ने, जिसको मीर कमरुद्दीन भी कहते हैं, ठीक है। हैदराबाद को किसने स्थापित किया था? चिनक्लिच खां यानी मीर कमरुद्दीन ने, ठीक है। तो दोनों नाम याद रखिएगा, कभी कभी चिनक्लिच खां के स्थान पे मीर कमरुद्दीन भी पूछ लिया जाता है। चिनक्लिच खान 1707 में अवध और गोरखपुर का गवर्नर था, ठीक है। देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु भी हुई थी, आप सबको याद होगा। तो चिनक्लिच खां 1707 में अवध और गोरखपुर का गवर्नर था। 1713 में फ़र्रुखसियर ने इसे दक्कन का गवर्नर बनाया। फ़र्रुखसियर मुग़ल सम्राट था, ठीक है। इसने 1713 में दक्कन का गवर्नर बनाया था चिनक्लिच खां को और इसे निज़ाम की उपाधि दी, ठीक है। सभी को पता है हैदराबाद का निज़ाम, हैदराबाद का निज़ाम कहते हैं। तो निज़ाम की उपाधि 1713 में फ़र्रुखसियर ने ही सबसे पहले दी थी, ठीक है, चिनक्लिच खां को। और इसके बाद 1722 में मोहम्मद शाह ने इसे वज़ीर बना लिया, ठीक है। 1722 में मोहम्मद शाह ने इसे वज़ीर बना लिया। और इसके बाद 1724 में इसने मुग़ल सम्राट के प्रतिनिधि मुबारिज खां को सूकर खेड़ा के युद्ध में पराजित करके खुले रूप में नहीं बल्कि छिपे हुए रूप में स्वतंत्र शासक के रूप में राज्य अपना स्थापित कर लिया, ठीक है। देखिए ये भी पूछा जाता है कि इसने स्वतंत्र रूप से अपने राज्य को स्थापित किया था, हैदराबाद राज्य को। तो ऐसा नहीं है, इसने स्वतंत्र रूप से तुरंत नहीं घोषित किया था, स्थापित किया था, बल्कि खुले मतलब छुपे हुए रूप में इसने स्वतंत्र किया था, ठीक है, ये पूछा जाता है। और सकूर खेड़ा के युद्ध भी आप याद रखिएगा। और मोहम्मद शाह ने इसे मान्यता दे दी, ठीक है।
इसे यानी इसके द्वारा बनाए गए राज्य को। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। 1728 में मराठा बाजीराव प्रथम ने औरंगाबाद के पास पालखेड़ के युद्ध में निजाम को पराजित किया और उससे मुंगी सिंह गाँव की संधि की। याद रखिएगा, मुंगी सिंह गाँव की संधि की मराठा बाजीराव प्रथम से। ठीक है, 1738 में भोपाल के समीप 24 दिसंबर 1737 टाइम याद रखिएगा में भोपाल के युद्ध में बाजीराव ने निजाम को पुनः पराजित किया। ठीक है, और निजाम की मदद के लिए दिल्ली से कोई सहायता नहीं मिली, जबकि 1737 में जब बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया था तो निजाम सम्राट की सहायता के लिए गया था और सम्राट ने उसे आसफ जाह की उपाधि दी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा आसफ जाह की उपाधि मिली थी निजाम को। ठीक है, और निजाम का दीवान पूरन चंद्र एक निम्न जाति का हिंदू था। निजाम ने दरकन में जागीर प्रथा चलाई और जागीरदारों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे त्रावणकोर। तो त्रावणकोर 1729 से 58 के बीच है। ठीक है, तो 1729 से 58 तक मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के शासक थे, जिन्होंने 1741 में कोलाचेल के युद्ध में डचों को पराजित किया। ठीक है, देखिए त्रावणकोर राज्य का स्थापना भी मार्तंड वर्मा ने किया था। ठीक है, तो इन्होंने सामंतों को पराजित करके कन्याकुमारी से कोचीन तक एक स्वायत्त राज्य बना लिया। कन्याकुमारी से कोचीन तक बनाया था और इसी को त्रावणकोर कहते हैं। ठीक है, अपनी सेना को यूरोपीय ढंग पर प्रशिक्षित किया, अपने राज्य में सड़क नहरें बनवाई और विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया। तो इसने कुछ अच्छे काम भी किए थे, जैसे इसने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया और अपने राज्य में सड़क बनवाई, नहरें बनवाई और विदेश व्यापार को बढ़ावा दिया था। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे रुहेलखंड। ठीक है, जिसे रोहेले भी, रोहेला कुछ भी बोल सकते हैं। तो रोहिला अफ़गान थे, यानी ये अफ़गानी थे। नादिर शाह ने इन्हें पराजित करके दिल्ली, आगरा की ओर खदेड़ दिया था। ये कटिहार रुहेलखंड में अपनी बस्ती बनाने में सफल रहे। ठीक है, दाऊद खां ने बनाई थी बस्ती। ठीक है, दाऊद खां भी रुहेले थे। ठीक है, 1727 में अली मोहम्मद खां ने नवाब की उपाधि ले ली और 1737 में बादशाह ने इसे मान्यता दे दी और 4000 का मनसब भी दिया। ठीक है, तो मोहम्मद अली खां का नाम याद रखिएगा। और इसका उत्तराधिकारी हाफिज़ रहमत खां हुआ। उसी के समय पर रुहेला सरदार नजीब उद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ 1756-57 में दिल्ली लूटने में दिया था। ठीक है, 1757 में मराठों ने भी दिल्ली लूटा था और नवाब नजीब को अब्दाली ने साम्राज्य का मीर बख्शी बनाया। ठीक है, नजीब को अब्दाली ने अपने साम्राज्य का मीर बख्शी बनाया था क्योंकि उसने अब्दाली का साथ दिल्ली लूटने में दिया था। ठीक है, और 1774 में रुहेला राज्य समाप्त हो गया। इनकी राजधानी पहले बरेली में आंवला थी, बाद में रामपुर हो गई। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग जाट देखेंगे। तो जाट औरंगजेब के समय पर 1669 जाट सरदार गोकुल ने विद्रोह किया। ठीक है, लेकिन पराजित हो गया था। 1685 में राजा राम ने विद्रोह किया, जिसमें जाटों को शस्त्र दिए और सेना के रूप में परिवर्तित किया था राजा राम ने 1685 में। ठीक है, और इटली के यात्री मनुची के अनुसार राजा राम ने अकबर के मकबरे को जला डाला था और 1688 में राजा राम मारा गया। इसके उपरांत नेतृत्व चूड़ामन को मिला। इसने आगरा के निकट भरतपुर में एक किला बनवाया था और बादशाह बहादुर शाह को सिखों के विरुद्ध सहायता दी थी। बाद में इसने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी और इसके भतीजे बदन सिंह ने चूड़ामन की आत्महत्या के बाद जयपुर के शासक जय सिंह की अधीनता स्वीकार करते हुए डीग, कुंभेर, भरतपुर में दुर्ग निर्मित करवाए और स्वयं को राजा घोषित किया। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली की सहायता करके इसने राजा और महेंद्र की उपाधि प्राप्त की। बदन सिंह को राजा और महेंद्र की उपाधि अहमद शाह अब्दाली ने दिया था और 1755 में इसकी मृत्यु हो गई थी और इसके बाद सूरजमल शासक हुआ
और इसे जाटों का प्लूटो यानी अफलातून कहते हैं। तो जाटों का प्लूटो या अफलातून किसको कहते हैं? सूरजमल को कहते हैं, ठीक है। और 1763 में इसकी भी मृत्यु हो गई। तो सूरजमल की भी मृत्यु 1763 में हो गई। और अब हम देखेंगे फ़र्रुखाबाद। तो मोहम्मद खां बंगस ने 1714 में इस नगर को बनवाया। उसने कानपुर और अलीगढ़ के बीच अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। तो मोहम्मद खां बंगस ने फ़र्रुखाबाद को 1714 में स्थापित किया था। और आमेर के सवाई जय सिंह, जिसका कार्यकाल 1681 से 1743 था, इन्होंने जाटों से क्षेत्र लेकर जयपुर बसाया। तो देखिए जयपुर क्षेत्र को जय सिंह ने बसाया था, इसलिए जयपुर रखा गया है इनके नाम से, ठीक है। बनारस, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में वेधशालाएँ स्थापित करवाई। इन्होंने एक न्यूक्लिड की रेखा गणित पर त्रिकोणमिति का अनुवाद संस्कृत में करवाया। ये त्रिकोणमितीय नेपियर के ग्रंथ पर आधारित थी। इन्होंने खगोल शास्त्र संबंधी संकलन करवाया और उसका नाम जिज़ ए मोहम्मद शाही रखा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जय सिंह से रिलेटेड, ठीक है। और लड़कियों की शादी में दहेज न देना पड़े, इसके लिए इन्होंने मराठा सरदार परशुराम भाऊ के साथ मिलकर काम किया, ठीक है। तो मराठों के हमले से बचने के लिए इन्होंने राजपूत राज्यों का संघ बनाया और 2 अश्वमेध यज्ञ किए। किंतु मारवाड़ के शासक अजीत सिंह मराठों को गुप्त रूप से राजपूतों के विरुद्ध सहायता देते रहे, ठीक है। तो इतने राज्य थे जो मुग़ल साम्राज्य के पतन के समय बने थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि इसको मैंने दृष्टि IAS के कोचिंग में ऑफलाइन सेंटर में बैठ के सारी क्लास में ही नोट्स बनाई है। और सारी नोट्स के एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे प्रीवियस ईयर में आए गए हैं। तो अगर आप एक एक पॉइंट को अच्छे से लिख लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी और मैं एक एक चैप्टर लाऊंगा। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं सभी सब्जेक्ट्स यानी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और UPSC में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट्स का वीडियो इसी तरह लेके आऊँगा, और वो भी दृष्टि IAS के नोट्स से ही, ठीक है। पहले हिस्ट्री चल रहा, मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री में सारे एक एक टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा। बस आप लोग अपना सहयोग दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम इसी तरह मिलते रहें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।